अरे पूनम दीदी, कैसी हो? घर में सब ठीक तो है? कमलेश बोला। बहुत दिनों के बाद अपनी दीदी का कॉल देखकर कमलेश ने प्रश्न किया। यहाँ तो सब सही है, तुम बताओ कि घर में सब कैसा है? पूनम ने गंभीर स्वर में कहा तो कमलेश को लगा दीदी कुछ उखड़ी उखड़ी सी है। अजय से झगड़ा हुआ है क्या, या फिर और कोई गंभीर समस्या आ खड़ी हुई है? कमलेश की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। अजय और झगड़ा क्या सभी को अपने जैसा समझ रखा है? पता है अजय मेरा और अपनी माँ का कितना ख्याल रखता है, और माँ जी उनके व्यवहार से तो मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। पूनम बोली। सब जानता हूँ, सच पूछो तो तुम्हारी खुशहाल गृहस्थी देखकर कभी कभी बड़ी ईर्ष्या होती है। कमलेश उदास भाव से बोला। कमलेश, जीवन को खुशियों भरा या दुख भरा बनाना अपने ही हाथ में है। सच पूछो तो मैं इसीलिए कॉल किया, कम से कम तुमसे व पूजा से मुझे ऐसी आशा न थी। आज सुबह माँ ने फ़ोन किया था। फ़ोन पर ही वह इतना रोई, कह रही थी कि तुम अब विवाह पूर्ण वाले कमलेश नहीं रह गए हो। पूजा तुम्हें उंगलियों पर नचाती है। विकी, मनीषा और माँ की तो तुम्हें कोई चिंता ही नहीं है। पूनम ने शिकायत की। और क्या कह रही थी? कमलेश ने पूछा। क्या कहेंगी बेचारी, इस आयु में पिताजी उन्हें छोड़ गए। 3 वर्षों में ही उनका क्या हाल हो गया है। विकी और मनीषा का भार उनके कंधे पर है और तुम उनसे अलग रहने की बात सोच रहे हो। बाहर थी कि कमलेश को लगा इस आरोप प्रत्यारोप लगाने वाली युक्ति को वह जानता तक नहीं। उसे उम्मीद थी कि घर का और कोई सदस्य उसे समझे या ना समझे, पूनम अवश्य समझेगी, पर यहाँ तो पासा ही उल्टा पड़ रहा था। अब कहाँ खो गए? इसी बात का जवाब क्यों नहीं देते? पूनम झुंझला गई। तुमने मुझे जवाब देने योग्य रखा ही कहाँ है? मेरे मुंह खोलने से पहले ही तुमने तो एक तरफा फैसला भी सुना डाला कि सारा दोष मेरा और पूजा का ही है। कमलेश तनिक नाराजगी से बोला। ठीक है, फिर कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम्हारा पक्ष सुनने के लिए ही मैंने कॉल किया है, वरना तुमसे घर पर भी आकर मिल सकती थी। मैं कोई सफाई नहीं देना चाहता, ना ही तुमसे बीच बचाव की आशा रखता हूँ। मैं केवल तुमसे तटस्थता की उम्मीद करता हूँ। मैं चाहूँगा कि तुम एक सप्ताह का अवकाश लेकर हमारे साथ आकर रहो। पता नहीं तुम मुझसे कैसी तटस्थता की आशा लगाए बैठे हो। माँ, भाई बहन आंसू बहाए तो मैं कैसे तटस्थता रखूँगी? पूनम झुंझला गई। हमें अकेला छोड़ दो पूनम, हम अपनी समस्याएं खुद सुलझा सकते हैं। कमलेश ने निवेदन की। अब तुम्हारे लिए अपनी सगी बहन पराई हो गई। माँ ठीक ही कह रही थी कि तुम बहुत बदल गए हो। पूजा सचमुच तुम्हें उंगलियों पर नचा रही है। पूनम दीदी, पूजा तो तुम्हारी सहेली है। तुम्ही ने उससे मेरा विवाह की वकालत की थी। आज तुम भी माँ के सुर में सुर मिला रही हो। यही तो रोना है। मैंने सोचा था वह माँ को खुश रखेगी, हमारा घर खुशियों से भर जाएगा, पर हुआ उसका उल्टा। मैं कोई सफाई नहीं दूंगा, केवल एक प्रार्थना करूंगा कि तुम कुछ दिन हमारे साथ रहो, तभी तुम्हें वास्तविक स्थिति का पता चलेगा। ठीक है, यदि तुम जोर देते हो तो मैं अजय से बात करूंगी। कब आ रही हो हमारे यहाँ रहने? कमलेश ने प्रश्न किया। पूनम हंस दी। तो अब वह घर मेरा नहीं रहा क्या? मैं तुम्हें शब्द जाल में उलझा भी लूँ तो क्या? सत्य तो यही है कि अब तुम्हारा घर तुम्हारा नहीं है। कमलेश भी हंस दिया। लगभग सप्ताह भर बाद पूनम को सूटकेस के समेत आते देख छोटी बहन मनीषा दूर से ही चिल्लाई। रे दीदी, क्या जीजाजी से झगड़ा हो गया? क्यों, बिना झगड़ा किए मैं अपने घर रहने नहीं आ सकती क्या? ले चिंटू को पकड़। उसने गोद में उठाए हुए अपने पुत्र की ओर संकेत किया। मनीषा ने पूनम की गोद से चिंटू को लिया और बाहर की ओर भागी।
रुको मनीषा, कहाँ जा रही हो? अभी आ जाएगी, अपनी सहेलियों से चिंटू को मिल जाएगी। उसे छोटे बच्चों से कितना प्यार है, तू तो जानती ही है। माँ ने पूनम को गले लगाते हुए कहा। लेकिन माँ, अब मनीषा इतनी छोटी भी नहीं है जो इस तरह का व्यवहार करे। चल अंदर चल, इन छोटी छोटी बातों के लिए अपना दिमाग मत चलाया कर। माना अभी मनीषा में बचपना है, एक बार विवाह हो गया तो अपने आप जिम्मेदारी समझने लगेगी। माँ हाथ पकड़कर पूनम को अंदर ले गई। हाँ, विवाह की बात से याद आया, मनीषा कब तक बच्ची बनी रहेगी? नौकरी क्यों नहीं ढूंढती? इस तरह विवाह में भी सहायता मिलेगी। पूनम बोली, बहन का विवाह कराना भैया भाभी का कर्तव्य होता है, उन्हें क्यों नहीं समझाती? मेरी फूल सी बच्ची नौकरी करके अपने लिए दहेज उठाएगी। माँ बिफर उठी। मेरा यह मतलब नहीं था, पर आजकल अधिकतर लड़कियां नौकरी करने लगी हैं। ससुराल वाले भी कमाऊ वधू चाहते हैं। इनकी दूर के रिश्ते की मौसी का लड़का आशीष बैंक में काम करता है, पर उसे कमाऊ बीवी चाहिए। वैसे भी इसमें इतना नाराज़ होने की क्या बात है? मनीषा काम करेगी तो उसे इधर उधर घूमने का समय नहीं मिलेगा, फिर अपना भी कुछ पैसा जमा कर लेगी। तुम्हें याद है ना माँ, पिताजी ने पढ़ाई समाप्त करते ही मुझे नौकरी करने की सलाह दी थी। वह हमेशा लड़कियों के स्वभाव लंबी होने पर जोर देते थे। पूनम बोली, अरे दीदी, ऐसी बातें कर रही हो? जरा सी बच्ची के कंधों पर नौकरी का बोझ डालना चाहती हो? भी कमलेश का स्वर सुनकर पूनम चौंक कर मुड़ी। पूजा व कमलेश न जाने कितनी देर से पीछे खड़े थे। बड़ी देर कर दी तुम दोनों ने। पूनम बोली, यह दोनों तो रोज ऐसे ही आते हैं। अंधेरा होने के बाद क्या करें, 6 साढ़े 6 तो बस से यहाँ तक पहुँचने में ही बच जाते हैं। फिर शिशु गृह से मयंक को लेते हुए आते हैं तो और 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। क्या मयंक को शिशु गृह में छोड़कर जाती हो? घर में माँ व मनीषा दोनों ही रहती हैं। क्या तुम्हें उन पर विश्वास नहीं है? जरा से बच्चे को रायों के भरोसे छोड़ जाती हो। पूजा बिना कुछ कहे मयंक को गोद में लेकर रसोई घर में जा घुसी। माँ, तुम इन लोगों से कुछ कहती क्यों नहीं? जरा से बच्चे को शिशु गृह में डाल रखा है। मैंने कहा है बेटी, मेरी दशा तो तुझसे छिपी नहीं है, हमेशा जोड़ों का दर्द। ऐसे में मुझसे तो मयंक संभलता नहीं। मनीषा को तो तू जानती ही है, घर में टिकती ही कब है, कभी इस सहेली के यहाँ तो कभी उस सहेली के यहाँ। पूनम कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध बैठी रही। उसे लगा उसके सामने उसकी माँ नहीं कोई और स्त्री बैठी है। उसकी माँ के हृदय में तो प्यार का अथाह समंदर लहलहाता था। वह इतनी तंग दिल कैसे हो गई? तभी पूजा चाय बना लाई। मयंक भी अपना दूध का ग्लास लेकर वहीं आ गया। अचानक ही पूनम को लगा कि उसे आए आधे घंटे से भी ऊपर हो गया है, पर किसी ने पानी को भी नहीं पूछा। शायद सब पूजा की ही प्रतीक्षा कर रहे थे। मनीषा तो चिंटू को लेकर ऐसी अदृश्य हुई थी, अभी तक घर नहीं लौटी थी। झटपट चाय पीकर पूजा फिर रसोई घर में जा चुकी थी। पूनम अपना कप रखने गई तो देखा सिंक में बर्तनों का अंबार पड़ा है और पूजा जल्दी जल्दी बर्तन साफ करने में लगी है। यह क्या, आज काम वाली नहीं आई? अनायासी पूनम के मुंह से निकला। आजकल बड़े शहरों में आसानी से काम वाली कहाँ मिलती है? ऊपर से माँ जी को किसी का काम पसंद भी नहीं आता। सुबह तो समय रहता ही नहीं, इसीलिए सब कुछ शाम को निपटाना पड़ता है। अच्छा, यह बता कि आज क्या पकेगा, मैं भोजन का प्रबंध करती हूँ। पूनम ने कहा, फ्रिज में देख लो, सब्जियाँ रखी है, जो खाना है बना लेंगे। क्या कहूँ पूजा, लगता है मेरे आने से तो तेरा काम और बढ़ गया है। ऐसी बातें कर रही हो? कमलेश की बहन होने के साथ ही तू मेरी सबसे प्यारी सहेली भी है। यह कैसे भूल गई पगली? इतने दिनों बाद तुझे मेरी याद आई है तो मुझे बुरा लगेगा। अनजाने ही पूजा की आंखें छलछला आई। फ्रिज से सब्जियां निकालकर काटने के लिए पूनम
माँ के पास जा बैठी। अरे यह क्या, 4 दिनों के लिए मेरी बेटी मायके क्या आ गई। तुरंत ही सब्जियां पकड़ा दी। माँ का पारा 7वें आसमान पर पहुँच गया। ओह माँ, किसी ने पकड़ाई नहीं है, मैं खुद सब्जियां लेकर आई हूँ। खाली ही तो बैठी हूँ, बातें करते हुए कट जाएगी। पूनम ने बात पूरी नहीं की थी कि कमलेश ने आकर उसके हाथ से थाली ले ली और कुर्सी खींचकर वहीं बैठकर सब्जियां काटने लगा। या बैठा है ना जोरू का गुलाम, यह सब्जी काट देगा, खाना बना लेगा, मयंक को नहला धुला भी लेगा, दिन रात पत्नी के चारों तरफ चक्कर लगाता रहेगा। माँ का व्यंग सुनकर कमलेश का चेहरा कस गया। वह कोई कड़वा उत्तर देता, इससे पहले ही पूनम बोल पड़ी, तो क्या हुआ, अपने घर का काम ही तो कर रहा है। उसने हंसकर वातावरण को हल्का बनाने का प्रयत्न किया। जो जिस काम का है उसी को शोभा देता है। कमलेश को तो मैंने उसके पैर तक दबाते देखा। उस दिन बेचारी दर्द से तड़प रही थी, तेज बुखार था। कमलेश ने धीरे से कहा, फिर भी पति पत्नी की सेवा करे, तौबा तौबा। माँ ने कानों पर हाथ रखते हुए आंखें मूंद कर अपने भाव प्रकट किए। माँ, अब वह ज़माना नहीं रहा। पति पत्नी एक ही गाड़ी के 2 पहियों की तरह मिलकर गृहस्थी चलाते हैं। सब जानती हूँ, हमने भी खूब गृहस्थी चलाई है। तुम 4 भाई बहनों को पाला है और मेरी सास एक तिनका उठाकर इधर से उधर नहीं रखती थी। इसमें बुराई क्या है। अजय की माँ तो घर वह हमारा खूब ख्याल रखती है। ठीक है, रखती होंगी, पर मुझसे नहीं होता। पहले अपनी गृहस्थी में खटते रहे, अब बेटे की गृहस्थी में कोलू का बैल की तरह जुटे रहें। हमें भी घूमने फिरने सैर सपाटे के लिए कुछ समय चाहिए कि नहीं। पर नहीं, बहू रानी का दिमाग 7वें आसमान पर रहता है। नौकरी जो करती है रानी जी। माँ ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, यदि नौकरी करने वाली लड़की पसंद नहीं थी तो विवाह से पहले अपनी पहली शर्त यही क्यों नहीं की रखी। पूनम ने माँ को समझाना चाहा, इसमें भी हमारा ही दोष है। अरे यह क्या, तेरी भाभी नौकरी करती है, आजकल तो सभी लड़कियां नौकरी करती हैं, साथ ही घर भी संभालती हैं। माँ भला कब हार मानने वाली थी। पूनम चुप रह गई। उसे लगा माँ को कुछ भी समझाना असंभव है। दूसरे दिन सुबह ही पूनम भी तैयार हो गई तो पूजा के आश्चर्य की सीमा ना रही। यह क्या, आज ही जा रही हो। सोचती हूँ तुम लोगों के साथ ही निकल जाऊंगी, फिर कल से ऑफिस चली जाऊंगी। क्यों व्यर्थ में छुट्टियां बर्बाद करूं। मनीषा के विवाह में तो छुट्टियां लेनी ही पड़ेगी, वह बोली। तुम कहो तो मैं भी 2 दिनों की छुट्टियां ले लूं। आई हो तो रुक जाओ। नहीं, अगली बार जब 3-4 दिनों की छुट्टियां होंगी तभी आऊंगी। इस तरह तुम्हें भी छुट्टियां नहीं लेनी पड़ेगी। बेचारी 1 दिन के लिए आई, लेकिन मेरी बेटी काम में ही जुटी रही। रुक कर भी क्या करे जब यहाँ भी स्वयं ही पकाकर खाना है तो। माँ पूनम को इतनी जल्दी जाते देख अपना ही रोना रो रही थी। अब जो होना है सो हो। मैं आई थी कमलेश व पूजा को समझाने, पर किस मुंह से समझाऊं। प्रेम व सद्भाव की ताली ये क्या एक हाथ से बजती है, पूनम सोच रही थी। अच्छा दीदी। कमलेश ने बस से उतरकर उसके पैर छुए। पूजा पहले ही उतर गई थी। कमलेश, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उपदेश देने का मुझे कोई हक है। फिर भी देखना, विकी की नौकरी व मनीषा के विवाह तक साथ निभा सको तो। कहती हुई पूनम मुड़ गई, पर उसे लगा मन जैसे बहुत भारी हो आया है, कहीं थोड़ा एकांत मिल जाए।